साथियों नमस्कार। देश में हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं, समस्याओं पर सभी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है इनका समाधान? कैसे मिलेगा इनका समाधान? इसके लिए मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया था कि हमारा पूरा सिस्टम कैसे बना हुआ है, पूरी व्यवस्था कैसे बनी हुई है। अगर समस्याएं आएंगी तो हम समस्याओं के समाधान के लिए कहाँ जाएं और किस तरीके से उनका समाधान मिले। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस सरकार ने आने के बाद किस तरीके से हमारी सारी संस्थाओं पर कब्जा करके पूरे सिस्टम को कैप्चर कर दिया और मन मर्जी सरकार चल रही है इनकी। जो मन चाहे इनका उस हिसाब से डिसीजन लिए जा रहे हैं, जबकि कानून के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से सारे काम होने चाहिए और जनता की भलाई को सर्वोपरि रखते हुए काम होने चाहिए। तो किस तरीके से ये सरकार एक व्यापारी की तरह काम कर रही है, सरकार की तरह काम नहीं कर रही। इनको सरकार का मतलब ही भूल चुके हैं, ये इनको मालूम नहीं है, या मालूम सब है, मक्कार है बेसिकली। तो जब बिजनेस करना है तो वो जो इनके काम की चीजें वो याद रहेगी, बाकी सब ये याद ही नहीं करेंगे। तो आइए इन सभी समस्याओं के समाधान की तरफ मैं आपको आज लेकर के चल रहा हूँ और शुरुआत पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में कर रहा हूँ, जिसमें समस्याओं को कैसे उन्होंने सारी संस्थाओं पे कैप्चर करके समस्याओं को बढ़ा दिया है और देश को विनाश की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो आइए देखिए मेरे साथ आपका साथी, आपका दोस्त नरेश अरोड़ा। साथियों, मेरी कोशिश होती है आपको समस्याओं से समाधान की तरफ ले जाने की, आपको समाधान के रास्ते दिखाने की। और उस वेज में यदि आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ अच्छी बात है, मैं जनता की भलाई के लिए कुछ काम कर रहा हूं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग सब मिल करके समस्याओं का समाधान कर सकें। क्योंकि ये समस्या इतनी विकट है कि कोई किसी भी एक आदमी या कुछ आदमियों द्वारा या कुछ लोगों द्वारा इसका समाधान होना मुश्किल है। तो आइए आगे बात करते हैं किस तरीके से सरकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। शुरुआत यहीं से करते हैं। बिजनेस मॉडल क्या होता है? बेसिकली बिजनेस का मतलब होता है अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। अधिक से अधिक प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? चीजों की कमी पैदा करके, रेट बढ़ा करके। क्योंकि बिजनेस का फंडा होता है डिमांड और सप्लाई के रूल के ऊपर। जितनी अधिक डिमांड होगी, सप्लाई कम होगी, तो रेट बढ़ेंगे, और रेट बढ़ेंगे तो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। एक होता है ऑर्गेनिकली ये चीजों का होना, लेकिन दूसरा होता है कृत्रिम तौर पर चीजों की कमी को पैदा करना और रेट को बढ़ा करके ज्यादा प्रॉफिट कमाना। आज ये सरकार बेसिकली यही काम कर रही है, कुछ अपने व्यापारिक दोस्तों के साथ मिल करके। तो आज देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की। कुछ गिनी चुनी कंपनियों के हाथ में दे करके इन्होंने मोनोपोली कर दी है उनकी, ताकि उनकी मन मर्जी है, जब किसी रेट बढ़ जाए तो ये बढ़ा दें, लेकिन जितने मर्जी कम हो जाए ये कभी कम नहीं करेंगे। तो पेट्रोल एक ऐसा चीज है जिसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, यानी इसके बढ़ते ही बहुत सारी चीजों के रेट अपने आप बढ़ने लगते हैं। उसके बाद फूड आइटम्स ले लो, खाने का सामान जो है आपका है, उनकी भी लगातार ही शॉर्टेज बनाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि वो रेट बहुत ज्यादा कर सकें, और इसका अनुभव आप सब लोग पिछले सालों में कर चुके हो। दवाइयां देख लीजिए, इसके अलावा पानी का देख लीजिए, पानी की उन्होंने एक शॉर्टेज पैदा कर रखी है कि और इनको सिर्फ काम नहीं कर रहे ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। समाधान है लेकिन करेंगे नहीं, ये काम समाधान करने का दिखावा करेंगे लेकिन करेंगे नहीं। उसके साथ साथ आप देख लीजिए, मेडिसिन है, एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, हेल्थ सर्विसेज देख लीजिए। जितने सरकारी स्कूल थे, पुरानी स्वास्थ्य सेवाएं थी, उनकी जगह पे स्कूल बंद करके, सेवाएं बंद करके प्राइवेट को बढ़ावा दिए जा रहे हैं, उनका कब्जा करके। जमीनों के साथ में कब्जा भी कर रहे हैं, जमीनों को भी शॉर्टेज है। आप देखिए जमीनों के रेट किस तरीके से आसमान छू रहे हैं जगह जगह पे। तो ये कृत्रिम कमी पैदा करके ये लगातार रेट बढ़ाते जा रहे हैं। आज पढ़ाई और दवाई, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिसके प्रति आदमी हमेशा चिंतित रहता है कि कल को मेरे को पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना है तो लाखों रुपए की फीस है, लाखों रुपए एडमिशन फीस है, या कल को बीमार पड़ गए तो क्या इलाज, कैसे इलाज होगा। कईयों को जमीनें बेचनी पड़ती हैं, गहने बेचने पड़ते हैं, घर तक बेचने पड़ते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम होता है जनता को सस्ती से सस्ती और अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करना। लेकिन जब सरकार एक व्यापारी बन जाए, व्यापारियों के सिंडिकेट बन जाए, तो फिर वो ये काम नहीं करती। जैसे आज की सरकार ये सब काम भूल चुकी है। इन्होंने इस तरीके से एक बड़ा प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में काम किया है, जिसमें इन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर लिया है, पूरे जुडिशरी को भी काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। जो जुडिशरी के पीछे लगातार निर्णय आ रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रही है, बहुत ही अफसोसजनक है। और लगातार जुडिशरी की जो रेस्पेक्ट थी, वो लगातार क्रेडिबिलिटी, रेस्पेक्ट कम होती जा रही है जनता के अंदर। ये भी आज किसी से छुपा नहीं है। तो बिजनेस की जो बात कर रहा था मैं, उसमें कैसे 1969 में एक एक्ट बना था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस।
1969 का एक्ट था ये। इसके अंदर चीजों को गलत तरीके से संचय करना, कंट्रोल करना और गलत तरीके से इनके रेट बढ़ाना, उल्टे सीधे मार्जिन कमाना, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए और फेयर प्रैक्टिस करने के लिए बिजनेस के अंदर इसके अंदर बड़े सख्त नियम बनाए गए थे, ताकि जो पैसा हो कुछ ही लोगों के हाथ में कंट्रोल में ना चला जाए। अगर बिजनेस कुछ ही हाथों में चला जाएगा तो वो मोनोपोली एक्ट में आ जाएगा और उससे वो लोग ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। उसके बाद 1991 में एक नई पॉलिसी की शुरुआत होती है हमारी कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार द्वारा, जिसमें पूरी इंडिया में, पूरी वर्ल्ड वाइड एक ओपन ट्रेड पॉलिसी शुरू होती है, जिसके बोलते हैं कि लिबरलाइजेशन हुआ पूरे वर्ल्ड में। उसका पर्पस, उसको इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया, जिसका मेन पर्पस था कि दुनिया से बड़े बड़े व्यापारी आएंगे, चीजें क्वालिटी बेहतर होगी और व्यापारियों में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे आम जनता को सस्ती और बढ़िया से बढ़िया चीजें उपलब्ध होंगी। और ये जो इसको 1969 का जो कानून था उसको रिपील कर दिया गया और उसके बाद बनाया एक द कंपटीशन एक्ट 2002, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें की गई। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि बजाय उस कंपटीशन को बढ़ावा देने के, इन सरकारों ने वो सारे बिजनेस उठा करके कुछ गिने चुने व्यापारियों के हाथ में सौंप दिए। नाम भी शायद बताने की जरूरत नहीं है, अडानी अंबानी जिनमें से प्रमुख हैं। उससे मोनोपोली बढ़ती चली गई और लगातार ये देश को लूटने में लगे हुए हैं। हर चीज का जब भी रेट बढ़ा देते हैं और चीज सस्ती होने का कोई फायदा जनता को कभी भी नहीं मिलता। पेट्रोल के केस में आप देख ही चुके हो, या इसमें विस्तार से फिर कभी अगले वीडियो में बात करूंगा किस तरीके से जब रेट सस्ता मिलता है इनको पेट्रोल का तो रेट बढ़ाते, कम नहीं करते बिल्कुल भी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रेट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है तो इमीडिएटली उसको ये बढ़ा देते हैं। ये इनके लूट के तरीके हैं। तो ये सिस्टम कैसे बना? ये क्या कर दिया, लीडर्स ने एक लॉबिंग कर ली व्यापारियों के साथ, और मैं तो कहता हूँ एक सीधे शब्दों में अनकही या लिखित में पार्टनरशिप कर ली कि आप जो मर्जी करो, जनता को लूटो, हम आपके साथ हैं, जुडिशरी भी हमारे साथ है, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे, जितना हो सका आपको बचा करके रखेंगे। तो ये है सारी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। इसमें जो एक आपको इनकी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। बीजेपी 2014 में जब से आई है तो किस तरह का काम करने का तरीका समझना पड़ेगा। सबसे पहले कंपटीशन की बात, जैसे व्यापार में बिजनेस में कंपटीशन होता है तो ऐसे डेमोक्रेसी में भी कंपटीशन होता है। कंपटीशन किस तरीके से होता है? एक होता है पार्टी का इंटरनल कंपटीशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कंपटीशन। तो सबसे पहले मोदी सरकार ने, मोदी जी ने आते ही क्या किया, जितने इनके पुराने पार्टी के सीनियर लीडर थे उनको या तो पार्टी साइडलाइन कर दिया, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, या धीरे धीरे करके पुराने लीडर्स को चटनी करके हरवाते चले गए। एक सिस्टमैटिक तरीके से, बिल्कुल प्लान्ड वे में बोल रहा हूं आपको। पुराने जितने इनके नेता थे उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से साइडलाइन करते चले गए, हरवाते चले गए। उसकी जगह ऐसे नौसिखिए लोगों को राजनीति बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, ताकि इनके सत्ता तानाशाही चलती रहे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश से फिर भी इन्होंने दम लगा रखा है योगी जी ने इनके अगेंस्ट में। राजस्थान के मुख्यमंत्री देख लो, और अभी भी ताजा उदाहरण आप देख सकते हो, बिहार का मुख्यमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री। आप इनकी भाषा देखो, इनका सोच देखो, इनके काम करने के तरीके देखो, इनकी नीयत देखो। जिस तरीके से मोदी जी का बहुत बड़ा ज्ञान है, जिस तरीके से मोदी जी की डिग्री है सवालों के घेरे में, तो इन ज्ञान इनका भी सब का आपने अब तक सुन लिया होगा। तो मोटी सी बात है कि ऐसे ऐसे लोगों को लाओ जो इनके तलवे चाटते रहें और वही लोग इनके हर समय समर्थन में रहे, ताकि इनकी जो प्रधानमंत्री की पोस्ट है वो कोई छीनने को छीने नहीं। उसके साथ साथ इन्होंने किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया, मैनिपुलेशन किया सारे इलेक्शन को, और किस तरीके से हेरा फेरी करके जीते हैं सारे के सारे इलेक्शन। 2014 के इलेक्शन का एक फिर भी काफी हद तक फेयर माना जा सकता है, लेकिन उसके बाद 2019 और 2024 के इलेक्शन में जिस तरह की हेराफेरी हुई, और ये सुनवाई करने को भी तैयार नहीं है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी पूरी तरह कैप्चर कर लिया है, अपने अंडर में कर रखा है। इनकी मर्जी के बिना वहां भी कोई पत्ता नहीं हिलता। तो आज कहा जाए तो देश में 2 आदमी का राज है, 4 आदमी को बेसिकली कहूंगा, अडानी, अंबानी और मोदी और शाह। इन्होंने पूरी संस्था को, इनके जितने मंत्री हैं सारे सिर्फ रबर स्टैंप है इनके काम, जो भी काम हो रहे हैं बेसिकली जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इन्हीं 2 के द्वारा लिए जाते हैं, और उसमें इलेक्शन मैनिपुलेशन करके सारे इलेक्शन जो अधिकतर उसी तरीके से जीते जाते हैं। और उसमें से भी बड़े सोचे समझे तरीके से अपनी पार्टी में से भी किसको हरवाना है, किसको जितवाना है, ये भी मोदी और शाह ही डिसाइड करते हैं। जो इनके सीनियर लीडर जरा से ज्यादा आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो ये उनको हरवा भी देते हैं, और साइडलाइन करना इनको अच्छी तरह आता है। इनको ये गुंडागर्दी तो बहुत बढ़िया आती है।
लेकिन जनता के हक में नहीं काम कर सकते ये। और इन्होंने दूसरी चीज होती है, अपोजिशन को इन्होंने कैसे कैसे क्रश किया, तो ये भी कोई किसी से छुपा नहीं है कि कैसे इन्होंने कानूनी जो लीगल संस्थाएं हैं हमारी, पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करके अपोजिशन पार्टीज को कैसे क्रश किया, दिल्ली की सरकार को कैसे हराया, राजस्थान में क्या खेल करके इलेक्शन जीते हैं, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या कैसे खेल किया। कई उदाहरण ऐसे जो आज सबके सामने हैं। तो इनका एक ही काम है, अपोजिशन, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के अंदर हो या बाहर हो, उनको क्रश कर दो और एक छत्र राज्य तानाशाही का करो, जो हमारी मर्जी हम वो कहीं करेंगे, जो हम बोलेंगे वही कानून है। अपने आप को राजा और भगवान मान चुके हैं ये लोग। इसके साथ एक सिस्टम जो हमारा बनाया गया था संविधान के अनुसार कि अगर आपको कोई समस्या है तो छोटे अधिकारी के पास जाओ, बड़े अधिकारी के पास जाओ, फिर ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। ऐसे कोई क्राइम होता है तो सेम सिस्टम बनाया जाता है, पहले पुलिस के पास जाना है, फिर लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। इन्होंने जो समस्याओं के समाधान के लिए जो पोर्टल बना रखे हैं ना, वो भी iOS से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कहते हैं आपकी समस्या है, हमने पोर्टल बना रखा है, आप इस पर कंप्लेंट कीजिए। लेकिन आप सब लोग इस बात को भली बात जानते हो कि कोई भी समस्या हो, चाहे पेपर लीक की समस्या हो, चाहे मिसिंग पर्सन की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे और गंदगी की समस्या हो, पोर्टल तो सारे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन काम करेंगे नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए बना रखे हैं। बस जनता इनके चक्कर लगाते रहे, नेताओं के पैर पकड़ती रहे, तो इनकी मर्जी होगी, कभी खुश हो गए तो एक दो काम करवा दिए, या दिखावे के लिए जो एक दो काम करवाने होते हैं। अदरवाइज सारा पैसा अधिकतर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। जितने भ्रष्टाचारी और बड़े बड़े अपराधी और बलात्कारी थे, आज खुले तौर पर बीजेपी के अंदर शामिल है। इसमें भी कहीं कोई शक और सौभाग्य वाली बात नहीं बनी, और उन्हीं को ये एमपी बना करके बैठे हुए, एमएलए बना करके बैठे हैं, ताकि जिस दिन वो जरा सा इनके अगेंस्ट खड़े हों तो उनकी गर्दन पकड़ के उनको जेल में डाल दिया जाए। तो वो भी डर के मारे कोई आवाज नहीं उठाता। अब बात करते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा कस्टोडियन था हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वो था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए फंडामेंटल कस्टोडियन बनाया गया था ताकि अगर जनता के फंड्स, मौलिक अधिकारों का हनन हो तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उनकी सुनवाई करे। हाईकोर्ट, एक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तुरंत उनकी सुनवाई करे और समस्याओं के हल करे। कोई अगर अधिकारी गलत काम करता है तो उसको गलत काम करने से रोके, कोई काम नहीं कर रहा तो उनको आदेश दे कि आप तुरंत ये काम जनता के हित में कीजिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात क्या है, मैं ये बात को रिपीट कर रहा हूं कि आज सबसे अधिक हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा किया जा रहा है, और अधिकतर समस्याओं की जड़ ही वहीं पे है। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमें पूरा कर दे, हमारे वायलेशन ना करे, हमें पूरा न्याय दे दे, तो देश की 80 से 90% समस्याएं मुझे लगता है कि वो हो जाएंगी सोल्यूशन। उसमें बिल्कुल कुछ मेरे को डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना, आप देखिए वायलेशन जो है हमारा आर्टिकल 14, कानून के आगे सब बराबर हैं। आर्टिकल 15, किसी को भी बिना डिस्क्रिमिनेशन के किसी पब्लिक प्लेस पर आने जाने की पूरी छूट है। आर्टिकल 19A, 19(1)A, 19(1)A, 19(1)B, 19(1)D, 19(1)G, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। आप देखिए इनके जो है लगातार वायलेशन होता है, इनके द्वारा होता है, इनके द्वारा मोटिवेटेड किए हुए अधिकारियों के द्वारा होता है, नेताओं के द्वारा होता है, और पुलिस और जांच एजेंसियों के द्वारा भी पूरी तरह अत्याचार किया जा रहा है देश की जनता के ऊपर। बड़े अफसोस के साथ मेरे को ये कहना पड़ रहा है। हालांकि हम चाहते हैं कि हम कानून की पूरी रिस्पेक्ट करें, लेकिन कैसे रिस्पेक्ट करें जब कानून ही जनता, सरकार और कानून मिलकर के ही जनता को रोकने में लगी हो, तो जनता रिस्पेक्ट कैसे दे सकती है इनको। तो इस तरीके से इन्होंने जो है पूरे देश को कब्जे में करके काम खराब कर रखा है। सारा पूरा देश विनाश की ओर जा रहा है। काम करने की नीयत क्यों नहीं है, कैसे मैं कह सकता हूं इनकी नीयत ही नहीं है काम करने की, उनके पास कोई वो सोच ही नहीं है काम कैसे करना है। इनको एक ही सिस्टम समझ में आना है कि आईवॉश करना है और जनता को लूटने के लिए किस तरीके से नए नए कानून बनाने हैं अपने और अपने दोस्तों के फायदे के लिए। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले दिनों में काफी सारी आरटीआई लगाई है इनके, और आरटीआई जो है इनके अंदर आप इनके जवाब सुन के हंसोगे। ये कहते हैं हमारे पास जवाब ही नहीं है, हमारे पास डाटा ही नहीं है, हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है। तो जब उनके पास डाटा ही नहीं है किसी चीज का, चाहे वो मिसिंग पर्सन हो, चाहे वो पोल्यूशन का मामला हो, चाहे पानी की समस्याएं हो, जब डाटा ही नहीं है इनके पास, चाहे एमसीडी का जब वो कोई और काम हो, जब डाटा ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है, तो ये काम क्या करेंगे। वो कुछ मैंने जो आरटीआई की थी उनके जवाब आया कि आपने बहुत लंबी जो डिटेल मांग ली है, आपने प्लानिंग मांग लिया पूरी, वो हम अपनी लंबी जो डिटेल आपको नहीं दे सकते, हमारे पास रेडी नहीं है। जब आपका वो डाटा रेडी ही नहीं है तो आप काम कैसे कर सकते हो।
और जहां तक डाटा लंबा चौड़ा प्रोवाइड करने का सवाल है, तो मैंने इनसे ऑनलाइन मांगा था, तो मेरे मेल आईडी पर ये चाहते थे एक पीडीएफ फट से दे सके, क्योंकि डाटा रेडी होता है इनके पास हर चीज की, अगर इनके पास प्लानिंग है तो। लेकिन जब इनको डाटा रेडी नहीं है तो वो बहानेबाजी है। और ये एक तरह से जो आरटीआई का एक्ट को इन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया है। इनको पता है कि हम ये जो है जनता हमारे पीछे भागती रहेगी, हमारी शिकायत करती रहेगी, आरटीआई हम जवाब नहीं देंगे, अपील फर्स्ट अपील करेगी, सेकंड अपील करेगी, हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, कितना भागेगी और कितने लोग ऐसे भागने में सक्षम है। तो ये एक ही चीज का मैं आपको सबूत देता हूँ। ये मैं कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की आरटीआई लगा रखी थी, इसमें मिसिंग पर्सन के हैं, ट्रैफिक के हैं, जैसे जो दिल्ली पुलिस के हैं, कैसे देश की जेलों में बिना किसी चार्जशीट के 5-5 साल से जेल कैदी बंद हैं। ये बहुत सारी आरटीआई हैं, एक नहीं है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आरटीआई हैं जिनमें ज्यादातर इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। और ये सबूत जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में पेश करूंगा मैं। ये बिल्कुल निकम्मे लोग हैं, इनकी या तो नियत नहीं है या इनकैपेबल लोगों को बैठा रखा है। तो ये ऐसे लोगों को तुरंत पोस्ट से हटाना चाहिए अगर इनकैपेबल है तो। ये जल बोर्ड की और हेल्थ की कुछ है, ऐसी एजुकेशन के ऊपर लगाई थी, एजुकेशन के ऊपर भी इनका कोई प्रॉपर जवाब किसी ने भी नहीं दिया। बड़ा अफसोस की बात है। और ये एक नहीं है, ये काफी सारा मेरे पास डाटा है, एमसीडी की है, जो इन्होंने साफ साफ लिखित में ये दे रखा है कि हम निकम्मे लोग हैं, हमें काम नहीं करना है, हम सब लूटने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, पैसा देश का भ्रष्टाचार में कैसे ज्यादा से ज्यादा खाया जाए वही काम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके समाधान की तरफ हम लोग चलते हैं। क्योंकि भारत की जनता, हमारे सच्चे हिंदू जो हैं या महात्मा गांधी जी को जो हम फॉलो करने वाले लोग हैं, हम मानते हैं कि हमारा रास्ता अहिंसा पूर्वक हो पूरी तरह से। हम हिंसा को कभी समर्थन नहीं करते। तो और साथ ही साथ हम कोर्ट की भी एक रेस्पेक्ट करते हैं। अभी भी कुछ रेस्पेक्ट कोर्ट की बची हुई है जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसका ना लीगल तरीके से पहला ऑप्शन है समाधान निकल आए तो सबसे बढ़िया वही है। उसके लिए मैंने कुछ PIL तैयार की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 3 स्टेप अपने काम कर दे तो देश की ज्यादा समस्याएं कैसे समाधान मिलेगा। पहला, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करना बंद कर दे, जो पुरानी गलतियां उनको ठीक करे और आज के बाद कोई गलती ना हो उसके लिए कैसे वो इंतजाम करे, आगे कोई गलती ना करे। और इस तरीके से क्या है, हमारी समस्याएं जल्दी से जल्दी समाधान होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहूंगा और उसमें मेरे 3 पार्ट है। पहले पार्ट में मैं ये चाह रहा हूं, निवेदन है मेरा सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट की रेस्पेक्ट बची हुई है देश के अंदर कहीं ना कहीं। तभी लोग बोलते हैं कि सुबह कोर्ट में देख लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा और बढ़े, रेस्पेक्ट और बढ़े। तो उसमें जो पारदर्शिता की कमी आई हुई है कोर्ट के अंदर, या जो कमियां गलत तरीके से हो रही हैं उनको दूर करे। उसके लिए मेरी पहली मांग ये चाहता हूं कि जो इंडिया के इनका जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो ओपन कोर्ट इंडिया गेट पे लगे और उनमें कम से कम तो 21 जजों की बेंच बैठे, जो हमारे सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के जो वायलेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जा रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करे, उनको ठीक करे। फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहली जो चीज है कि आर्टिकल 14 का जो वायलेशन ना हो, पूरा न्याय मिले, जल्दी मिले, और सिर्फ निर्णय नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 41, 42 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरा निर्णय हो, पूरा न्याय मिले और जल्दी मिले। सालों साल दिया गया न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। दूसरी मेरी मांग है कि कम से कम 21 जजेस की बेंच हो वहां पे, क्योंकि मामला बहुत ही सीरियस है और देश की अधिकतर समस्याओं की जड़ यहीं पे है। तो उस केस में उनकी सुनवाई हो, चाहे जितना भी टाइम लगे। बाकी केसेस का आप थोड़ा टाइम में छोड़ सकते हैं, उनको एक साइड कर सकते हैं। दूसरी मेरी मांग ये है कि जो जजेस हैं वहां बैठे, वो दूसरा जो काम करना है, जितने बड़े नेताओं के ऊपर केस हैं, जितने संवैधानिक केस हैं, जितने पैसे वालों के लोगों के केस हैं, जिनको वो अपने दम पे, अपने रसूख के दम पे जल्दी बेल लेकर के बाहर मौज करते हैं और बार बार अपराध करते हैं और सालों सालों के केस चलते रहते हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई हो और जितना जल्दी हो सके फैसला हो, ताकि जो अपराधी हैं वो कानून से डरे। आज ये चीजें कानून को, अपराधियों को मोटिवेट कर रही हैं, उनको बढ़ावा दे रही है कि अब ये अपराध हो। और तीसरी चीज, जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनको एक निर्देश जारी करे सरकार कि आप लोग अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करें, नई गलतियां आज के बाद करना बंद कर दें। और ये सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं, ये जनता के लिए भी बोल रहा हूं मैं। देश को अगर आपने अच्छा मजबूत बनाना है, तरक्की करनी है, खुशहाल बनाना है, तो जनता को भी अपने सुधार करने पड़ेंगे। तो एक लिखित निर्देश सारे विभागों को जारी करे, ताकि पुराने जो इनके गलतियां कर रखी हैं वो अपने आप ठीक करें
और नई गलतियां करना बंद कर दें। उससे क्या फायदा मिलेगा? अगर सबको मान लो हम कहते हैं सस्पेंड कर दो, तो सस्पेंड करते ही पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। लेकिन वो जिन्होंने गलतियां कर रखी है उन्हें पता हमें कहां गलतियां कर रखी है, किस तरह की गलतियां कर रखी हैं, तो वो ठीक भी जल्दी से वो कर पाएंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करें तो फिर उनके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जा सकता है। ये चीज अगर हो जाए तो मेरे को नहीं लगता कि समस्याओं को कोई दिक्कत आएगी समाधान करने में। अब कुछ लोग कहेंगे जी आप आदेश सुप्रीम कोर्ट को कैसे दे सकते हो, जो आप इंडिया गेट पे बैठो, आप कैसे कह सकते हो किस जगह की जज की बेंच चाहिए, ओवर कोर्ट चाहिए। तो मैं आदेश नहीं दे रहा, ये मेरी निवेदन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत सम्मान लगातार घट रहा है, क्रेडिबिलिटी लगातार घट रही है, तो उसको करने के लिए करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सम्मान के साथ कह रहा हूं, और उससे देश की अधिकतर समस्याएं भी हल हो जाएंगी। और जहां तक निवेदन का सवाल है, तो कोई भी कानून, कोई भी संविधान, कोई भी जज, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जनता से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि सारे कानून, सारे संविधान जनता के फायदे के लिए बनाए गए हैं, ना कि किसी इनके फायदे के लिए। ये मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस तरीके से काम हो तो शायद चीजें आसान हो जाएंगी। और जनता सर्वोपरि है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मानना पड़ेगा। अगर वो ये कहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो ये गलतफहमी है। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आज संविधान में आर्टिकल 13 एक बहुत बड़ी चीज है, जिसका आप उल्टे सुलटे कानून बना करके जनता को क्रश करने में लगे हो, वो आपके सारे कानून ही नल एंड वॉइड हैं। इसलिए जनता उनका पालन करने के लिए वहां पे बातें बिल्कुल नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो प्रियम्बल में पहला स्टार्टिंग होती है, जो हमारा संविधान है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल। फॉर द पार्लियामेंट, फॉर द जुडिशरी, फॉर द ब्यूरोक्रेसी नहीं लिखा गया कहीं पे। ये जनता के जजेस को और सारे नेताओं को समझना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जनता किसी गलत रास्ते पे चल पड़े और कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि हम लोग देश का भला चाहते हैं। जनता, हमारी नौजवान जनता है, बड़ी जोश है उनके अंदर। करीबन 35%, 40 करोड़ के आसपास नौजवान है हमारे, तो उनकी एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल करके देश के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो देश तरक्की की तरफ जा सके। तो ये सब जब चीजें ठीक हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं आम जनता से, सभी नागरिकों से भी निवेदन करूंगा कि मौलिक अधिकार तो है ही है, लेकिन इनके साथ साथ आपको अपनी मौलिक जिम्मेदारियों को नहीं भूलना है। आपकी जो मौलिक जिम्मेदारियां हैं वो भी वहां लिखी हुई हैं, उनको आप याद करो, और आपने भी अपने आप को ठीक करने के लिए आज से ही शुरुआत करनी है। तो ये गलतियां ना करें। और सिर्फ संवैधानिक और कानूनी ही क्यों, हमारे कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी तो है देश के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति। तो ये सब भी हमें ना जनता को भूलने चाहिए, ना अधिकारियों को भूलने चाहिए, ना हमारे नेताओं को भूलने चाहिए। तो सभी से निवेदन करूंगा कि चाहे वो कानूनी जिम्मेदारियां हैं, संवैधानिक है या नैतिक जिम्मेदारियां हैं, आप उनको ध्यान में रखते हुए सारे काम करें। पिछली गलतियों को आप अभी ठीक करने की कोशिश करें, और आगे से कोई गलती ना हो, ताकि देश हमारा सही मायने में तरक्की कर सके, हमारा समाज तरक्की करे, परिवार तरक्की करे, और देश की जीडीपी तभी आगे बढ़ेगी, तभी देश सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि मैंने कई एडवोकेट से बात की, तो वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आपकी बात क्यों सुनेगा, आपकी पीआई भी लगाओगे तो क्यों सुनेगा। तो उसके लिए मैं पूरी जनता से, पूरे स्टूडेंट से, रेस्टलर से, फार्मर से, जितने देश के हितैषी लोग हैं, जितने देशभक्त वास्तविक लोग हैं, तो उनको समझ कहूंगा कि आप लोग मेरा समर्थन कीजिए, उस पीआईएल का समर्थन कीजिए, जो मैं बात कह रहा हूं उस चीज का समर्थन कीजिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनवाई भी करे और पूर्ण न्याय भी दे। तो इसमें हजारों लाखों बच्चे जब हमारे समर्थन में खड़े होंगे, तो ये 100% होगा काम। जो आज इनका भगवान बनने का एक भूत सवार है इनके ऊपर, तो उनको समझना पड़ेगा कि भगवान नहीं है, आप जनता के सेवक हैं, आप जनता के नौकर हैं, आप जनता के पैसे तनख्वाह लेते हैं, तो काम तो आपको करना पड़ेगा। तो आओ मिलकर हाथ आगे बढ़ाएं, मैं भी अपना हाथ बढ़ाता हूं, चलिए मिलकर हाथ आगे बढ़ाएं और हाथ से हाथ मिला करके अपने देश को तरक्की की ओर लेके जाएं, अपने देश को फिर से एक महान राष्ट्र बनाएं। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।